हाय गाइस, कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मचा रहे होंगे या मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने कल जो जड़त्व का नियम था वो देख लिया था। वो जड़त्व का नियम कहाँ से आया था? मैंने बताया था आपको कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। जो 3 नियम थे तो उनमें पहला नियम जड़त्व का नियम था, दूसरा नियम F बराबर ma का डेरिवेशन था, तीसरा नियम में क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। जिसमें मैंने जड़त्व का नियम आपको बता दिया था। जड़त्व के नियम में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए थे। जड़त्व के नियम में मैंने इसके बाद उसको डिटेल्ड जैसे कुछ डिस्क्राइब करना था मैंने कर दिया था। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया था। ठीक है, अगर कोई वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम पड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में आकर के मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आज हम लोग बेसिकली चलते हैं अपने न्यूटन के दूसरे नियम में। जो दूसरा नियम था वो क्या था? F बराबर ma का डेरिवेशन था। तो आज हम लोग उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हम लोग जाने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूटन का जो दूसरा नियम था वो क्या बोलता था। दूसरा नियम, या एक काम करते हैं, इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा नियम। बेसिकली दूसरा नियम बोलता क्या था? यही था कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। आरोपित बल के बराबर होती है। मतलब कहने का, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम ही रख दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ये चीज थी। तो क्या था बेसिकली न्यूटन का दूसरा नियम? संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पे एक टर्म आती है कि इसमें संवेग परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले तुमको सारी चीजें पता होंगी, लेकिन ये संवेग के बारे में नहीं पता होगा। तो संवेग के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं संवेग को पहले समझा देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग अपने इसके डेरिवेशन में चलेंगे, जिससे सारी चीजें तुमको आसान हो जाए। तो देखो संवेग होता क्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग संवेग के बारे में देखेंगे। संवेग को मोमेंटम बोलते हैं। वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। इसकी जो क्वांटिटी होती है, तो सबसे पहली बात अगर टाइप का देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात, अगर मैंने वेक्टर क्वांटिटी बोला है तो इसमें साफ साफ बात होगी कि यहाँ पे क्या आएगा? परिमाण भी आएगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगी? दिशा भी आएगी। मतलब कहने का कि परिमाण का मतलब होता है यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डायरेक्शन भी आएगा। ठीक है, बात समझ में? तो मैंने बोला कि संवेग मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, वेक्टर क्वांटिटी होती है, परिमाण उसका भी होगा, उसके बाद डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ठीक है, अब इसके बाद इसको समझने के लिए, संवेग को समझने के लिए क्या होता है संवेग, तो उसको समझने के लिए हम लोग करते क्या है कि पहले सबसे पहली बात तो इसका फार्मूला देखते हैं।
तो देखो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणते वेग। मतलब द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी mv। ये किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि संवेग जो p होता है, जिसको मोमेंटम बोल देते हैं, वो mv के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको वैसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा कि ये अपने पास क्या है कि ये कुछ राइटिंग पैड है, अगर मैंने इस पे ये ऑब्जेक्ट को इसको छोड़ दिया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं या कुछ भी छोड़ दूं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे छोड़ दिया, जैसे मैंने छोड़ा तो इस पे पहले से ऑलरेडी एक मास था, द्रव्यमान था, ठीक है, इसको जैसे मैंने ऊपर से छोड़ा तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिरा, ग्रेविटी ने इस पे एक फोर्स लगाया, जब ग्रेविटी ने फोर्स लगाया तो इसमें क्या आया कि एक एक्सेलरेशन आया, ठीक है, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो वो वही वेलोसिटी क्या हुई, किसी वेग के कारण नीचे गिरा। अगर ये चीज नीचे गिरी तो इस पे द्रव्यमान ऑलरेडी है और वेलोसिटी इसमें आ गई, किसके कारण आई, ग्रेविटी के कारण आई नीचे की तरफ, तो हम बोल सकते हैं कि इस पे संवेग आ गया, क्योंकि संवेग के लिए हमको क्या जरूरी होता है, द्रव्यमान और वेग की जरूरत होती है। तो हमको द्रव्यमान भी हमारे पास है, मार्कर का वजन कुछ, इसके बाद जो वेलोसिटी है वो तो आ ही गई ग्रेविटी के कारण, तो हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में, इस मार्कर में क्या आ गया कि संवेग आ गया। इतनी बात समझ आई। तो ये होता है संवेग। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अगर मैं ये बात करूं संवेग के यूनिट की, संवेग का मात्रक, कैसा मात्रक, एसआई। तो संवेग बराबर क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी होती है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है एसआई में, वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होता है इसका मात्रक, किसका, संवेग का। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये किस में होता है, एसआई में होता है। अगर मैं सीजीएस की बात करूं, सीजीएस मात्रक की बात करूं, सीजीएस का मतलब होता है कि एक ऐसा मात्रक की जो यूनिट होती है, एक ऐसी यूनिट जिसमें जो मास होता है वो क्या होता है, ग्राम में होता है, लेंथ जो होती है सेंटीमीटर में होती है, टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मास को किलोग्राम में जो है उसको ग्राम में रख दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम, इसके बाद ये जो मीटर है, लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा, इसके बाद सेकंड हो जाएगा। ये होती है सीजीएस यूनिट। देखो चेंज करने होते हैं, अब देखो आगे मैं बता दूंगा कैसे चेंज करना होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई, आई थिंक आप लोगों को आई होगी। एक मिनट जस्ट, ये चीज, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने, इतना संवेग मैंने बता दिया, संवेग क्या होता है, मोमेंटम वगैरह मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कहाँ पे, अपने जो डेरिवेशन है उस पे, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन की ये वाली लाइन हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैंने बोला क्या है यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसके बाद पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझा दूं, फिर इसके बाद आगे हम लोग डिटेल में जो उसका डेरिवेशन है उसको बोर्ड में वैसे कर लेंगे, मैथमेटिकल। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब एक बात समझना है, ये इसका कहने का मतलब क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। जैसे मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक क्या है, राइटिंग पैड है, ठीक है। मैंने इस मार्कर को ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, जैसे मैंने इस मार्कर को ऊपर से छोड़ा तो इसमें क्या हुआ, इस मार्कर का कुछ वेट है, और इसके बाद जब ये नीचे आया तो ग्रेविटी के कारण इस पे जो ग्रेविटी है उसमें फोर्स लगाया, उसके कारण एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी आई, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी आई। तो मतलब जब मैंने ऊपर से छोड़ा तो नीचे की तरफ वेलोसिटी आई, कोई वेग आया, ठीक है। तो इस पे द्रव्यमान भी है और वेग भी है। जैसे मैंने छोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये मार्कर नीचे गिरा, ये मार्कर जैसे ही नीचे गिरा, इस पे टक्कर हुई इसकी, इससे राइटिंग पैड से,
तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। एक बार इसको ध्यान से देखना, जैसे ये यहां से जैसे गिरता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, नीचे जीरो हो जा रही है। बार बार ऐसे इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो ये जीरो क्यों हो रही है, क्योंकि ये वाला जो राइटिंग पैड है ये क्या कर रही है कि इस मार्कर पे एक प्रकार का फोर्स लगा रही है। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या कर देते हैं, नील कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर जब इसके पास कुछ मास है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो मतलब इसके पास कुछ मोमेंटम है। और अगर मोमेंटम है तो जब वो राइटिंग पैड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिरी, तो जब ऑब्जेक्ट गिरी तो इसका कहीं ना कहीं मोमेंटम तो कुछ ना कुछ तो इसका लॉस हुआ होगा, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ होगा। तुमने एनर्जी को सुना होगा कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि इसके फॉर्म को एक दूसरे से, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, ऐसा तुमने सुना होगा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो इसका जो मोमेंटम था, वो उसके पास जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं गई होगी। अब वो कहां गई, इस पे फोर्स लगाने पे गई, राइटिंग पैड पे। जैसे ऐसे देखना, ये राइटिंग पैड ऐसे है, ठीक है। मैंने क्या किया, मार्कर को ऐसे छोड़ दिया। जब मैंने मार्कर को ऐसे छोड़ा तो मार्कर को छोड़ा तो राइटिंग पैड नीचे गिरी, नीचे की ओर बेंड हुई। तो यही चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। मान लो दूसरी ऑब्जेक्ट मैं कुछ ऐसे लेता हूं, ये एक मेरे पास पेन भी है, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में पेन लेता हूं। मैंने मार्कर को गिराया, मार्कर के पास कुछ वेट था, वेलोसिटी थी, ये नीचे गिरा। ऐसे ही क्या किया मैंने, पेन को भी गिराया, पेन के पास क्या था, मास था, इसके बाद इसकी वेलोसिटी थी, ये नीचे गिरा, दोनों गिरे। अब एक बात बताओ, इस किसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा, मार्कर का मास ज्यादा है, पेन के पास मास कम है, मार्कर के पास उतनी वेलोसिटी है जितनी पेन के पास है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। क्योंकि मेरे को पता है, क्या हमको पता है कि जो P बराबर होता है, P बराबर होता है वो क्या होता है, mv होता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, mv होता है। तो मतलब है कि P जो होता है वो m के प्रोपोर्शनल होता है, P जो होता है वो v के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने v को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया दोनों केस में, फिक्स इन बोथ केस, ठीक है। मैंने क्या किया, मोमेंटम जो था, मोमेंटम को सॉरी मास को क्या किया मैंने, मास को, एक मार्कर का मास अलग है, पेन का मास अलग है। जिसका मास है, जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो डेट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे पेन जो इसका मार्कर का मोमेंटम है, P मार्कर, ठीक है, वो ज्यादा होगा P किसके, पेन के, ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब जब मैंने इतनी बात बोल दी तो मैं अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये मैंने समझाने के उससे किया है सारी चीजें, ठीक है। अब मैं चलता हूं सीधे अपने डेरिवेशन पे, कैसे उसको प्रूव करेंगे। ये जो डेरिवेशन की जो लाइन लिखी हुई है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, इसी लाइन से मैं सारी चीजें आप तुमको डिस्क्राइब कर दूंगा। बस केवल ये लाइन याद रखनी होती है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। कैसे, अगर मैंने बोला कि ये मार्कर है और ये राइटिंग पैड है, ठीक है। इसके बाद जब मैंने ये बात तुमसे बोली है, तो मैंने इस मार्कर को ऊपर से छोड़ा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आई, और यहाँ पे टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। दो लाइन में यूज कर रहा हूं। टक्कर होने के पहले इसका मोमेंटम क्या था, जब मैंने इसको छोड़ा था, तो टक्कर होने के पहले मोमेंटम क्या था, जब मैंने इसको छोड़ा, टक्कर होने के पहले मोमेंटम क्या था, कुछ था। टक्कर होने के बाद जैसे मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया तो इसका मोमेंटम क्या हुआ, जीरो हो गया। बस यही लाइन याद रखनी। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहली बात मैं क्या लिखूंगा, माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसके पास u वेलोसिटी है, u वेग है, और कुछ समय पश्चात, या यूं बोल दो, और t समय पश्चात उसके वेग में
परिवर्तन होता है और उसकी अंतिम उसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, कैसे v हो जाता है? टक्कर के बाद हो जाता है। तो ये चीज मैंने लिख दी। अब इसके बाद मैं चलता हूं अगली लाइन में। तो मैं सबसे पहले यहां क्या लिखूंगा? टक्कर के पहले का वस्तु का संवेग। तो क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी V1। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया मास इंटू वेलोसिटी U नाम दिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? जिसके पास u वेग है तो V1 की जगह मैं U रख सकता हूँ। डेट मीन्स ये क्या हुआ? mu हुआ। ठीक है, इसके बाद दोबारा मैंने क्या लिखा? टक्कर के बाद का वस्तु का संवेग P2 क्या हुआ? m इंटू V2 हुआ। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ m इंटू V हुआ। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ mv हुआ। इतनी बात समझ में आई होगी आई थिंक। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टक्कर के पहले का संवेग लिखा और टक्कर के बाद का संवेग लिखा। ठीक है, अब इतना सब मैंने कर दिया। अब उसने संवेग लिख दिया मैंने। संवेग में बोल रहा है परिवर्तन करो, तो आगे लिखेंगे संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग करना होता है। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये चीज करनी होती है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग कितना है? mv है। प्रारंभिक संवेग कितना है? mu है। ठीक है, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन। अब की दर बोल रहा है। संवेग परिवर्तन मैंने कर दिया, की दर की बात कर रहा है। तो अगर मेरे को दर निकालना है, तो जहां जहां दर का टर्म आ जाता है, बोलता है कि दर, तो उसका मतलब होता है t से उसको डिवाइड करना। तो मैं क्या करूंगा? संवेग परिवर्तन की दर निकालनी है तो मैं इसको t से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो t से विभाजन करने पर, क्यों किया विभाजन? क्योंकि वहां पे दर की बात कर रहा था, करने पर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? mv माइनस mu अपान t। अब मैं t2 माइनस t1 लिखूं या mv माइनस mu अपान t लिखूं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? mv माइनस mu अपान t। क्योंकि t2 माइनस t1 जो है उसका जो डिफरेंस आएगा वो निकल के वो क्या आएगा? t ही आएगा ना भाई। अंतिम समय में अगर तुम प्रारंभिक समय घटाओगे, समय में समय घटाओगे तो मिलेगा तो समय ही ना, तो मैं उसको t बोल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे mv माइनस mu अपान t कर दिया, इतना कर दिया। मतलब मेरी लाइन इतनी कंप्लीट हो चुकी है, संवेग परिवर्तन की दर इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने से क्या होगा? यहाँ ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई करने से होगा क्या कि m कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे m दोनों मिल रहे थे ना, m कॉमन हो गया। v माइनस u अपान t, तो m v माइनस u को क्या कर सकते हैं? v माइनस u अपान t को क्या लिख सकते हैं?
ए लिख सकते हैं। ए कैसे लिख सकते हैं? ए लिखने के लिए मैंने बताया था कि ए क्या होता है, ये क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर v माइनस यू अपॉन टी, तो यही होता है त्वरण। तो त्वरण कहने का मतलब है कि v माइनस यू अपॉन टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। और एम ए ये क्या था? आरोपित बल के बराबर था। आरोपित बल के बराबर, दैट मीन्स इसको एफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एफ बराबर एम ए तो निकल आया, लेकिन अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को फिर से लिखूं, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन कैसे किया था हम लोगों ने? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी कैसे आया? P2 माइनस P1, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग से आया। डेल्टा पी अपॉन टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ। ये मेन डेरिवेशन निकल के आता है। तो ये यहां से डेरिवेशन निकल के आया। मैंने कुछ नहीं किया, टक्कर के पहले का संवेग लिखा, टक्कर के बाद का संवेग लिखा, टी से विभाजन करने पर चूंकि दर की बात कर रहा है तो ये इतना कर दिया, इसके बाद यहां से सिंप्लीफाई करके इतना निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब इतना जब मैं बता दिया तो अब इसके बाद इसको नोट कर लो, जो स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लो। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। कंक्लूजन मेरे पास जो निकल के आया है उसको देखते हैं। कंक्लूजन क्या निकल के आया है? कंक्लूजन निकल के आया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ। ये याद रखना है केवल, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बस। अब मैंने यहाँ पे बोला क्या? उसने साफ साफ बोला है संवेग परिवर्तन दर आरोपित बल के बराबर होती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि शादी वगैरह फंक्शन जो होता है तो उसमें क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गद्दे वगैरह लाते हैं, रजाई वगैरह लाते हैं। ठीक है, तो रजाई वगैरह जब लाते हैं तो उनको एक के ऊपर ऐसे सीरियल करते चले जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे सीरियल करते चले जाते हैं। मान लो ऐसे मैंने सीरियल करके गद्दों को ऐसे रख दिया। ठीक है, अब ऊपर से एक लड़का है, वो छत से ऐसे कूदता है। ठीक है, तो जब वो लड़का छत से ऐसे कूदेगा गद्दे पे, तो इस गद्दे पे कूदेगा, और ये गद्दा चूंकि फोम का होता है तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड होता चला जाएगा। तो जब कंप्रेस्ड होगा तो ये कंप्रेस्ड होने के बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो इतनी दब के यहां तक आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। तो ये जो कंप्रेस्ड होगी इतना आया, तो लड़का भी इसके साथ में कंप्रेस्ड होके इधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जैसे जब एक कोई लड़का होता है वो गद्दे के ऊपर कूदता है तो उसका क्या होता है, समय अंतराल बढ़ जाता है, इस वजह से उसका फोर्स कम हो जाता है। इसको समझते हैं कैसे? जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। मैंने बोला कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ होता है। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एफ जो होता है वो डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का कि संवेग परिवर्तन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन बोल सकता हूं एफ जो होता है 1 अपॉन डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि समय अंतराल, टाइम का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा कम होगा। ये कैसे भाई? मैं तुमको एक एग्जांपल के रूप में बताऊं। जैसे मैं क्या करता हूं, 200 को मैं डिवाइड करने जाता हूं या 400 को मैं डिवाइड करने जाता हूं। 400 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना निकल के आया, 40 निकल के आया। इसी तरीके 400 को मैंने अब मैं नीचे वाली जैसे जैसे नंबर बढ़ाता चला जाऊंगा, ये वाला नंबर घटता चला जाएगा, ये तो पता ही होगा। मैंने 20 से डिवाइड किया तो ये कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। मैंने 40 से डिवाइड किया तो ये कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। मैं जैसे जैसे नंबर बढ़ाऊंगा ये नंबर घटता चला जाएगा। तो वही मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं डेल्टा टी बढ़ाऊंगा, डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एफ क्या होगा, घटता चला जाएगा। ये बात समझ में? डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ाऊंगा, एफ क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा हूं इस केस में। जैसे मैंने इस केस में मैंने कई सारे ऐसे गद्दे बिछा दिए, गद्दे बिछाने के बाद मैंने उस पे एक लड़का कूदा। मैंने ये बता रहा कि उस पे एक लड़का कूदा, जब उस पे एक लड़का कूदेगा तो वो क्या करेगा, डेल्टा टी का मान, फोम का जो गद्दा होगा वो डेल्टा टी का मान बढ़ाएगा ना,
जब यहाँ पे कूदा उस समय कुछ दूसरा होगा, जब यहाँ पे आएगा तो उस समय कुछ दूसरा होगा, तो मतलब कहने का डेल्टा टी का मान बढ़ेगा। डेल्टा टी क्या होता है? समय परिवर्तन, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो डेल्टा टी का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे डेल्टा टी का मान बढ़ेगा तो एफ का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एफ का मान घटेगा मतलब फोर्स का मान घटेगा, फोर्स का मान घटेगा मतलब लड़का जो जब गिरेगा तो उस पे इसी वजह से उस पे चोट नहीं लगती है, उसके चोट नहीं लगती है। रीजन क्या होता है? यहाँ पे जो फोर्स होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये चीजें होती है। अब जैसे मैं क्या करूं, एक एग्जांपल और लूं, ठीक है। इसी जगह मैंने क्या किया, इसको फोम में ना गिरा करके इस लड़के को मैंने क्या किया कि कहां गिराया मैंने इसको? एक रास्ते पे गिरा दिया। जैसे एक रास्ते पे गिराया, पक्के रास्ते पे, इस पक्के रास्ते पे जैसे गिराऊंगा आरसीसी पे, तो ये लड़का जब गिरेगा तो ये क्या होगा? ये रास्ता तो कंप्रेस्ड होगा नहीं भाई, उसमें कंप्रेशन तब आता जब उसके ऊपर कंप्रेसिबिलिटी की कोई चांसेज होती। यहाँ पे तो कुछ दबेगा नहीं रास्ता वगैरह, रास्ता जो कि सॉलिड होता है, कठोर होता है। तो जब ये दबेगा नहीं तो यहाँ पे क्या हुआ? डेल्टा टी का मान, डेल्टा टी का मान क्या हो गया? कम हो गया। डेल्टा टी का मान कम हो गया। जब डेल्टा टी का मान कम हो जाएगा तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही फोर्स का मान बढ़ा तो क्या हो जाएगा? जो चोट होगी, वो जो चोट लगेगी लड़के के, तो वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ आई? तो कहने का मतलब है कि अगर लड़का गद्दे पे कूदेगा तो डेल्टा टी का मान बढ़ जाएगा, डेल्टा टी का मान बढ़ जाएगा तो फोर्स का मान घट जाएगा। अगर लड़का पक्के रास्ते पे कूदा तो डेल्टा टी का मान कम हो जाएगा, फोर्स का मान बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? लड़के को चोट लग जाती है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे। जैसे एक एग्जाम्पल और मैंने देखा, जब क्रिकेट का मैच वगैरह खेलते होंगे, ठीक है, तो जब क्रिकेट वगैरह में मैच खेलते होगे तो तुमने देखा होगा, ठीक है, तुमने उसमें क्या देखा होगा कि जब कैच कोई लेता है तो कैच लेने को दो प्रोबेबिलिटी होती है। एक तो वो क्या करे कि ऐसे कैच ले ले, ठीक है, बेसिकली एक क्या करे कि एक ऐसे उसी जगह कैच ले ले, हाथ देखना मैंने क्या किया है, मैंने हाथ को उसी जगह रखा है ऐसे, वो भले मेरे से गिर गया लेकिन मैंने हाथ को उसी जगह रखा है। दूसरी पोजीशन क्या होती है कैच लेने की कि ऐसे ऐसे लेके आए, ऐसे कर ले, नीचे को कर ले। तो दो पोजीशन होती है, या तो हाथ को वहीं पे रखे या तो हाथ को वो नीचे कर ले। तो जो हाथ को नीचे कर, अगर तुम प्लेयर से किसी पूछोगे तो वो हाथ को नीचे करने वाली प्रेफरेंस देगा। रीजन क्या होता है कि अगर तुम हाथ को उसी जगह रखोगे और जब तुम ऊपर से बॉल को गिराओगे तो हाथ में क्या होगा कि जब तुम हाथ को नीचे रखोगे नहीं, मतलब नीचे लेके आओगे नहीं, तो डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा? तुम्हारे डेल्टा टी का मान उतना रहेगा भाई। डेल्टा टी का मान कम होगा तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा। और जैसे तुम दूसरी सिचुएशन में क्या करते हो, कैच जब तुम्हारे पाम में गेंद आती है, बीच में आती है, तो इसके बाद तुम क्या करते हो? हाथ को नीचे की ओर लेके आते हो। हाथ को नीचे की ओर लेके आए तो डेल्टा टी का मान क्या हो गया? यहाँ पे डेल्टा टी का मान क्या हो जाता है? डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही डेल्टा टी का मान बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फोर्स कम लग जाता है। फोर्स कम लगेगा तो इस वजह से हाथ में जो होती है चोट वगैरह कम लगती है, ठीक है। तो ये रीजन होता है। जैसे कोई तुमसे पूछे कि कैच लेने में प्लेयर हमेशा हाथ को अपने नीचे की तरफ क्यों करते हैं, तो वहां पे क्या लॉजिक दोगे कि यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जो एफ होता है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है? डेल्टा टी का मान बढ़ाना होता है तो फोर्स का मान कम हो जाएगा। ये लॉजिक देना होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई? चलो अब इसके बाद मैं कुछ एक दो न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। जैसे तुमसे कोई पूछे, इसी पे न्यूमेरिकल है, जैसे तुमसे कोई पूछे कि एक ट्रक है, ठीक है, मान लो ट्रक है कोई, ट्रक का मास कितना है? 5000 केजी है, ठीक है। इसकी पहले प्रारंभिक वेग कितना है? यू कितना है? ए 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ देर चला, अब मान लो वही ट्रक जा रहा है, सामने जा रहा है। एक सिचुएशन इमेजिन करो, आंख बंद करके एक सिचुएशन इमेजिन करो कि एक ट्रक है जिसका वजन 5000 किलोग्राम है। इसके बाद वो ट्रक की जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है। अब इमेजिन करो कि ये ट्रक जा रहा है और ये ट्रक जाने के बाद ये इधर से ट्रक जा रहा है और ये रास्ते पे एक कोई दीवार आ गई या कोई जो डिवाइडर आ गया, कुछ भी मान सकते हो,
ये डिवाइडर आ गया और ये ट्रक क्या हुआ, इससे भिड़ गया डायरेक्ट। तो जब इससे भिड़ा, ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा था ऐसे, ये कुछ वेलोसिटी जा रहा था ऐसे भिड़ा, जब ऐसे भिड़ेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी ट्रक की, उसी समय जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब जीरो हुई तो ये कितनी देर में वेलोसिटी इसकी जीरो हो रही, कुछ टाइम लेगा ना जीरो होने में, ऐसा तो है नहीं पट तुरंत गया तुरंत जीरो, कुछ टाइम लेगा ना। तो उसी टाइम को क्या किया, मान लिया मैंने टाइम क्या हुआ जीरो होने में, टाइम हो गया 5 सेकंड। ठीक है, अंतिम वेलोसिटी क्या हो गई, v का मान क्या हो गया 0 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे फोर्स क्या बताओगे, तो फोर्स बराबर होता है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या होता है, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। P2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे P2 कैसे निकलेगा, ये 5000 P2 कैसे निकलता है, mv2 माइनस mv1 अपान T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 करोगे तो क्या निकल के आएगा, मान लो रख लो अभी T2 माइनस T1 कर लो। ठीक है, इसके बाद m की जगह कितना रखोगे 5000, रख लिया। V2 कितना है, V2 चूंकि तुम जीरो बोल रहे हो तो V2 चूंकि जीरो हो चुका है तो ये जीरो कर दिया। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस करने के बाद क्या हुआ, P1 की जगह कितना रखोगे m 5000, ठीक है, इंटू V1, U की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, अपान में T2 माइनस T1 कितने सेकंड में, 5 सेकंड में हो रहा है, कर दिया। ये क्या हुआ, ये तो जीरो हो जाएगा, तो साफ साफ बात है ये क्या हुआ, इतना जीरो हो गया, जीरो। यहाँ पे ये कितना हुआ 500 500 500 25, इसके बाद एक जीरो यहाँ से निकाला और 5 कर दिया, ये इतना माइनस का आया। माइनस का डेट मीन्स क्या हो गया 25,000 बटे 5 कर दिया, ये माइनस के साथ, ये हमेशा साइन के साथ लिखोगे, माइनस के साथ लिखा 5 25 000, ये क्या आया न्यूटन आया, क्या आया निकल के, फोर्स निकल गया। क्या निकाल रहे थे वहां से, एफ ही तो निकाल रहे थे, तो एफ कितना निकल के आया माइनस के 5000 न्यूटन। अब यहाँ पे माइनस के 5000 न्यूटन क्या निकल गया है, फोर्स निकल गया है। अब ये तुमको यहाँ पे तुमको लग रहा होगा माइनस का साइन क्या बता रहा है, माइनस का साइन ये बता रहा है, मैं फिर से उसी सिचुएशन को एनालिसिस करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने ट्रक को मैंने ये मार्कर को उधर भेजा था, या ट्रक को उधर भेजा था, ट्रक गया इससे टकराया, जब इससे टकराया तो इसकी वेलोसिटी जीरो क्यों हुई, क्योंकि इस दीवार ने इस पे एक फोर्स लगाया, किधर को, इधर को। ट्रक किधर को जा रहा था, उधर को जा रहा था, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से ट्रक उधर को जा रहा था, फोर्स इधर को लगा। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि तुमने प्लस तो इधर माना था, माइनस उधर आ गया, तो ये चीज हो गई। यहाँ पे क्या निकल गया 5000 न्यूटन निकल के आ गया। तो यहाँ पे तुमको मोमेंटम चेंज हुआ था, टाइम भी दिया था, इसके बाद तुम यहाँ से क्या निकालिए, फोर्स निकालिए, तो ये चीज होती है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो जब एक एग्जाम्पल हो गया, अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक छोटा सा बस। ठीक है, इसके बाद मैंने एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मार्कर ही मान लो, ये मार्कर है, इसकी ऊपर से मैंने कुछ एक वेलोसिटी के साथ इसको गिराया। जैसे ही वेलोसिटी के साथ गिराया तो जब नीचे गिरेगा तो इसकी अंतिम लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लो 10 हो गई। ठीक है, इस मार्कर का वजन कितना था, m कितना था 50 ग्राम था, 50 ग्राम था। ठीक है, u1 कितना था, u1 जब जैसे इसके पास पहली वाली वेलोसिटी कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, u2 कितना हो गया, अंतिम वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड कैसे हुई, सिचुएशन अभी बता दूंगा, एक बार देख लेना। t बराबर कितना हुआ 4 सेकंड में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि f निकालना है, f निकालो। ठीक है, तो अब इसमें करोगे क्या, ये यहाँ पे ग्राम में है। सबसे पहली बात तो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, ये सेकंड में है तो इसको भी किलोग्राम में कर लो। तो 50 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे 50 बटे 1000 करोगे। तो इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 50 बटे 1000 कर दूंगा। ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5 से ये खत्म, तो कितना हुआ 0.05 kg। ठीक है, कितना निकल के आया
अभी जब इतना निकल के आया, ये क्या निकल के आया, मास निकल के आया, ये प्रारंभिक वेलोसिटी है, ये अंतिम वेलोसिटी है, और इसके बाद ये क्या है, समय है। यहां से निकालो, डायरेक्ट मोमेंटम निकालो। मोमेंट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, mv2 माइनस mv1 अपान t2 माइनस t1, ये करते हैं। m कितना है, 0.05, ठीक है। 5 अपान 100 करोगे कितना निकल के आएगा, दशमलव लगाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, इसके बाद 505, इतना निकल गया, ठीक है। इसके बाद v2 कितना हुआ, v2 10 हो गया, माइनस 0.5, v1 कितना हुआ, v1 कितना हुआ, 10 हो गया, ठीक है। t2 कितना है, t2 माइनस t1 कितना है, 4 सेकेंड है, ठीक है। ये किया, यहां से जब इसको निकाल के लाए तो कितना हुआ, 0.5 हो गया, 10 × 50, 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0.5 हो गया। इसके बाद माइनस, यहां से कितना निकल के आया, अंतिम वेलोसिटी कितनी थी, 40 थी ना, सॉरी, प्रारंभिक वेलोसिटी 40 थी, तो यहाँ से कितना निकल के आया, 4 × 5 = 20, 200, 2 अंक बाद दशमलव लगाया, कितने अंक बाद दशमलव लगाया, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बटे समय कितना है, 4 है, तो डेट मीन्स 0.5 माइनस 2 बटे 4 करोगे, ठीक है। जैसे ही इतना किया तो कितना निकल के आया, माइनस के 1.5 अपान 4 या माइनस के 1.5 अपान 4 निकल गया। इसको डिवाइड करोगे तो कुछ फोर्स निकल के आएगा। फोर्स, ये जो माइनस का साइन है वो क्या बता रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये सिचुएशन कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है जैसे मान लो ये कोई मार्कर है, ऊपर से नीचे गिर रहा था, मैं एक हल्का सा एक हाथ लगाया, इसके बाद मैं हाथ हटा लिया, जैसे जब मैंने हाथ हटाया तो ये मार्कर इसकी कुछ वेलोसिटी कम हो गई होगी, ठीक है। मेरे एक चीज और बताने का मतलब है कि यहाँ से जैसे जैसे तुम समय को बढ़ाओगे तो फोर्स का मान घटेगा। वही चीज मैं बता रहा था, जैसे जैसे फोर्स समय बढ़ाओगे तो फोर्स का मान घटेगा, समय घटाओगे तो फोर्स का मान बढ़ेगा। अगर मैं 4 सेकंड की जगह इसको क्या कर देता, 1 सेकंड कर देता, तो जब 1 सेकंड करता तो इसका फोर्स का मान होता वो बढ़ जाता। इतनी बात समझ में, ये चीजें होती। यहाँ से अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे, वही डेरिवेशन के अंदर सारी चीजें सिंप्लीफाई करके हो जाती हैं। तो बाकी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब दिखाऊंगा कैसे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक में। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो या इस टॉपिक में कुछ आपको डाउट आए हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके बाद सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।